नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.4% तक रहने का अनुमान। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बोले, शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन दे रही सरकार। होटलों में 50% की मिलेगी छूट। बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थल गुलजार। चारधाम यात्रा में मंदिर परिसरों में रील और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध की तैयारी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन प्राथमिकता। ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। 484 शिविरों के माध्यम से 3,89,868 लोगों को मिला लाभ। देहरादून में प्लास्टिक मुक्त अभियान को मिलेगी गति। 50 जगहों पर लगेगी ऑटोमेटिक बॉटल क्रशर मशीनें। रिसाइकिल प्लास्टिक से बनेगी सजावटी वस्तुएं। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। देश में वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.4% रहने का अनुमान है। यह अनुमान आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली कार्यवाही अब 1 फरवरी रविवार को होगी। इस दिन केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, जिसमें घरेलू मांग का महत्वपूर्ण योगदान है, निजी उपभोग और पूंजी निर्माण से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है, जबकि आपूर्ति पक्ष में सेवाओं का योगदान प्रमुख बना हुआ है। विनिर्माण गतिविधि मजबूत हुई है और कृषि क्षेत्र में स्थिरता प्रदान की है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से छात्र कौशल संवर्धन के लिए लैब ऑन व्हील्स का फ्लैग ऑफ किया। यह मोबाइल लैब छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। साथ ही विज्ञान विषय के विभिन्न प्रयोगों को वर्चुअल मोड में सीखने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित ये लैब ऑन व्हील्स छात्रों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगी। इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के तहत ये मोबाइल लैब अगले 5 वर्षों तक पूरे उत्तराखंड में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर छात्रों को जागरूक करेगी और उन्हें हैंड्स ऑन प्रशिक्षण देकर वैश्विक स्तर की संभावनाओं से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को आधुनिक कौशल से लैस करना आवश्यक है। लैब ऑन व्हील्स इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों तक भी पहुंचकर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। ये पहल इन्फोसिस फाउंडेशन के स्प्रिंग बोर्ड प्रोग्राम के सहयोग से संचालित की जा रही है, जो छात्रों को डिजिटल और तकनीकी शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
प्रदेश में हालिया बर्फबारी के बाद शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों के साथ साथ शीतकालीन धामों में भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस संबंध में पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने होटलों में 50% तक की छूट देने का निर्णय लिया है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं से उत्तराखंड आकर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों का आनंद लेने की अपील की है। सरकार ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए होटलों में 50% तक की छूट देने का भी निर्णय लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे होम स्टे भी बढ़ रहे हैं, शीतकालीन यात्रा भी हमारी चल रही है और यात्री जो अब बर्फबारी हुई है पहाड़ों के अंदर, जिसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि बर्फबारी हो, क्योंकि बर्फ़ एक ऐसा वाटर टैंक है जो धीरे धीरे पिघलता है और जिससे हमारे टरबाइन चलते हैं और बिजली का उत्पादन होता रहता है और हमारे जो स्रोत है पानी के ये भी प्राणवान रहते हैं और इनका पर्कुलेशन ऑफ वाटर निरंतर होता रहता है। तो बर्फ़ पड़ गई है और बर्फ़ के लिए भी काफ़ी लोग पहाड़ में जा रहे हैं देखने के लिए। तो निश्चित रूप में हम लोग सबको आमंत्रित करेंगे कि आइए, बर्फबारी के साथ साथ आप जो है शीतकालीन दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों के सीमित क्षेत्रों में रील बनाने और फोटो खींचने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। रील और फोटो खींचने के कारण दर्शनों के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे अव्यवस्था भी उत्पन्न होती है। इसी को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि ये व्यवस्था सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था के लिए जरूरी है। देश के अन्य बड़े तीर्थ स्थलों में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं पहले से लागू हैं। प्रशासन और मंदिर समिति का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सहज दर्शन की सुविधा मिल सके। कुछ लोगों ने जो रील और फोटोग्राफी और ये इस तरह का जो वहाँ पर इस तरह के कुछ लोगों का वहाँ पर लगातार जो है कि तेजी के साथ में वहाँ पर आवागमन हो रहा है, उसको लेकर अभी सरकार की पहली बैठक भी हुई थी। उस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि पूर्णतः जो है कि हम जो है एक एरिया नोटिफाइड करके मंदिर परिक्षेत्र में एक एरिया नोटिफाइड करने के बाद उसके बाद में पूर्णतः जो है कि रील और मोबाइल और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली जो है कि इसको प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि उससे जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर, क्योंकि केदारनाथ जी के अंदर आप देखते हैं कि एक जो हमारा प्रांगण है मंदिर का, वहाँ पर एक लिमिटेड एरिया है और सारे जो श्रद्धालु आते हैं वो रील और फोटोग्राफी करने वालों के कारण वो लगातार वहाँ से लाइव चलाते हैं, लगातार वहाँ से जो है फोटो दिखाते हैं। सब जगह जो है ब्लॉगर जो है कि काफ़ी समय तक वहाँ पर जो है कि वो समय व्यतीत करने के कारण क्या है कि वो सामान्य तीर्थयात्री जो है वो दर्शनों के लिए वंचित हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है। हरिद्वार की हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की मांग उठ रही है। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी की है। समिति ने आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने की तैयारी की है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हम अध्ययन कर रहे हैं और जल्द इस मामले को लेकर फैसला लिया जाएगा। कई धार्मिक स्थलों पर पहले से ऐसी व्यवस्था है कि अन्य समुदाय के लोग उनके धार्मिक स्थलों पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसी तर्ज पर राज्य में भी व्यवस्था बनाई जाएगी। हिंदू संकीर्ण नहीं हो रहा है, उसमें जो एनोमलीज अभी आ रहे हैं, जो हमने स्टडी किया है, वो अध्ययन कर रहे हैं और क्या उसमें होगा, क्योंकि जो क्षेत्र है ये पूरा एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसको हमने आध्यात्मिक माना है। आपने देखा होगा कि मक्का शरीफ में एंट्री करते हैं तो पहले ही वहां 40 किलोमीटर पहले बोर्ड लगा होता है कि कोई हिंदू अलाउड नहीं है, कोई ज्यू अलाउड नहीं है, कोई क्रिश्चियन अलाउड नहीं है। इसी प्रकार से हर जगह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के पश्चात जो होगा वो आपके सामने हम रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत आयोजित विशेष कैंपों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार की प्रभावी कार्ययोजना और प्रशासनिक सक्रियता का ही परिणाम है कि बड़ी संख्या में आम नागरिक इन कैंपों के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। आज प्रदेश भर में आयोजित किए गए कुल 10 कैंपों में 12,510 व्यक्तियों ने सहभागिता की, जो सरकार की जनहितकारी नीतियों पर आम जनता के विश्वास को दर्शाता है। वहीं अब तक की कुल अवधि में राज्य भर में 484 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से कुल 3,89,000
868 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए प्रशासन को जनता के द्वार तक ले जाने की नीति पर कार्य किया जा रहा है। ये कैंप शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं तथा त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के 2 स्थानों पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए। पार्टी विकासखंड के कमल लेख न्याय पंचायत और बाराकोट विकासखंड के इजड़ा न्याय पंचायत में इन शिविरों का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार संशोधन, KYC अपडेट सहित अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सहित जनप्रतिनिधियों के साथ ही 25 विभागों ने भाग लिया और ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत यहाँ पर कोटरी न्याय पंचायत का जो इसमें काफ़ी संख्या में लोग आए। हमारे विधायक जी भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं और सब हमारी पूरी टीम है 25 विभागों की। और उसमें जो है जितनी भी समस्याएं हैं 25 विभाग के, उनका सबका जो है नोट किया जा रहा है। जो रजिस्टर्स बनाए गए हैं और जो जिनका मौके पे निस्तारण किया जा सकता है उनका मौके पे निस्तारण किया जा रहा है। कुछ डिमांड की प्रकृति के हैं तो उनको भी ये एक अवसर है हमारे पास कि जानने का कि गाँव वासियों के माध्यम से कि क्या यहाँ पे क्षेत्र की समस्या है और उनको किनको हम किस तरह से उन प्लानिंग में आगे तक रखा जाए। ग्राम प्रधान कमलेख अर्जुन राम ने बताया कि आज कमलेख न्याय पंचायत में जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 23 विभागों के माध्यम से लोगों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया गया। आज जो ये 23 विभाग के रेखी विभाग के लोग आए हैं, यहाँ पर कई लोगों की समस्याएं, छोटी छोटी जो समस्याएं थे वो हल हो गई है और जो छोटी कुछ समस्याएं हैं जो अभी हल होनी है वो बाद में हो जाएंगी। शिविर में आए लाभार्थी मोहन सिंह माहरा ने कहा कि जितने भी लोग आए हैं अधिकांश कार्य मौके पर ही हो गए हैं। ऐसे शिविर आगे भी नियमित रूप से लगने चाहिए। हुआ है यहाँ बहुत बढ़िया, ऐसा शिविर लगना चाहिए, आगे को भी लगना चाहिए। धानी जी का धन्यवाद है, ये बार बार यहाँ मतलब आगे जाके भी लगना चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था भी है और जो भी है मतलब बहुत ही बढ़िया है। बहुत से पब्लिक आई है, जिनकी मांगे हैं वो सारी पूरी हो रही है। वहीं विधायक लोहाघाट खुशहाल सिंह अधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से चलाया जा रहा जनता के द्वार कार्यक्रम सराहनीय है और सरकार की मंशा अच्छी है। सरकार जनता के द्वार जो कार्यक्रम सरकार का चला है, हम इस बात की सराहना करते हैं कि उनकी मंशा अच्छी होगी, इसलिए हो रही है। अगर यही कार्यक्रम इनको करना था, इसको बृहद रूप में किया जाता। इसमें इनका पूरे जैसे पार्टी ब्लॉक में इनका एक कार्यक्रम था, तो यहाँ पे जनपद स्तरीय अधिकारी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते तो शायद लोगों के काम होते। देहरादून नगर निगम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉटल क्रैशर मशीन की शुरुआत की है। नगर निगम देहरादून की ओर से ट्रायल के तौर पर प्रमुख पर्यटक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शैक्षणिक संस्थानों, पार्कों, सरकारी भवनों और शहर के मुख्य चौराहों समेत 50 जगहों पर ये मशीनें लगाई जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण करना और प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर उपयोगी सामान बनाना है। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में ये पहल महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि ये मशीनें स्वच्छ देहरादून के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि इन ऑटोमेटेड मशीनों का संचालन एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम रिसाइकिल किए गए मटेरियल को कंपनी से सीधे खरीदेगा और उससे बनी उपयोगी वस्तुओं को शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सजावट के रूप में उपयोग करेगा।
इस अभिनव पहल से न केवल शहर की स्वच्छता में सुधार होगा बल्कि आमजन को प्लास्टिक के सही निस्तारण के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज़ 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको ईजिली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तरांचल उत्थान परिषद की ओर से पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सभागार में युवा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर से युवा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान विकास, रोजगार सृजन, पलायन रोकने, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार और पारदर्शी प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम के आयोजक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सेवा प्रमुख पवन ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना, पंचायत स्तर पर युवाओं की भूमिका को सशक्त बनाना और पंचायतों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये उत्तरांचल उत्थान परिषद के द्वारा पूरे उत्तराखंड में जो अभी पंचायत प्रतिनिधि चुन के आए तो उनका एक सम्मेलन यह पूरे उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। अभी तक आज ये 9 जिले में यह कार्यक्रम है। जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का सोचना है कि भी केवल किसी एक व्यक्ति के सोचने से नहीं होगा, अपितु समाज का हर व्यक्ति इस बारे में सोचे और कितना होगा वह तो समय बताएगा, लेकिन एक हर समाज के हर व्यक्ति का विषय पर्यावरण, जल संरक्षण, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता और स्व का भाव जागरण, ये समाज के हर व्यक्ति का विषय बनना चाहिए, ऐसा उत्तरांचल उत्थान परिषद का सोचना है। युवा पंचायत प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद कहा कि उन्हें महसूस हुआ है कि पंचायतें केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने का माध्यम नहीं बल्कि गांव के समग्र विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने तकनीक के सही उपयोग, जनभागीदारी और ईमानदारी से कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे गांव में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। आज उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा युवा सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनकी कोशिश ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको एक सभा में एकत्रित किया जा सके, जिसमें कि उन्हें बताया जा सके कि किस तरीके से हम अपनी ग्राम सभाओं को आदर्श बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी ग्राम सभा में विकास कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधि तो बनकर आ जाते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो RSS का मुख्य उद्देश्य ये है कि उन सभी को एकत्रित करके वो उन्हें दिशा निर्देशित करें कि किस तरीके से हम अपनी ग्राम सभा में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, किस तरीके से जल संरक्षण पर कार्य कर सकते हैं, पर्यावरण को किस तरीके से हम संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने फिल्म गोदान का टीजर रिलीज किया, साथ ही फिल्म के पोस्टर का विमोचन भी किया। उन्होंने विनोद चौधरी के निर्देशन में बनी फिल्म को लेकर पूरी टीम को बधाई दी। ये फिल्म 6 फरवरी से सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। महाराज ने कहा कि ये फिल्म भारतीय संस्कृति पर आधारित है, जिसे हर किसी को देखने की जरूरत है। इस दौरान गोदान समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। सनातन की आत्मा गौ माता में बसती है। आज के समय में जब हम अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, ये फिल्म गुम हो रही गौ माता को बचाने और उसकी अहमियत को समझाने की एक बड़ी कोशिश है।
ये फिल्म केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि देश के युवाओं को अपनी संस्कृति और सनातन मूल्यों से जोड़ने का एक मजबूत जरिया है। ऋषिकेश स्थित चंद्रेश्वर नाले से बिना उपचारित गंदा पानी और ठोस कचरे के गंगा नदी में प्रवाहित होने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने चंद्रेश्वर नाला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को नाले के समुचित उपचार के लिए विस्तृत रिपोर्ट और कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग और महाप्रबंधक निर्माण वृत्त गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम ने नाले का संपूर्ण नक्शा और प्रस्तावित एक्शन प्लान से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन का ये दृढ़ संकल्प है कि किसी भी स्थिति में दूषित जल गंगा में प्रभावित न हो। गंगा में मिलने वाले सभी नालों का जल स्वच्छ व उपचारित होना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कोई वरिष्ठ प्रतिष्ठान हो या आवासीय भवन, गंदा पानी गंगा में बहाने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नाले में वेस्ट वाटर प्रभावित कर रहे 25 घरों के पाइप ड्रेन को तत्काल सीज करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता वृद्धि के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने और बिना उपचारित गंदे पानी की रोकथाम के लिए प्राथमिकता आधारित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। पहले इन दी फर्स्ट प्लेस तो हमारा सीवरेज नेटवर्क अभी पूरा क्षेत्र कवर कर रहा है, लेकिन जहां पर अभी प्रक्रिया गतिमान है तो उसके चलते जो हमारा एसटीपी कैटर नहीं कर पा रहा जिस पोर्शन को, तो उस पोर्शन को हमें मिनिमाइज करना है, प्रिवेंट करना है कि वहां पर कोई भी दूषित जल न आने पाए। तो उसके लिए ही जो हमारा IND प्लान है, इंटरसेप्शन एंड ड्रेनेज, या हमारा STP को अपग्रेडेशन का एक्शन प्लान है, या फिर हमारे एनफोर्समेंट एक्शंस हैं, जो प्रतिष्ठान और हैबिटेशंस वहाँ पर अनट्रीटेड वे में एफ्लुएंट्स को प्रभाव कर रहे हैं। तो ये तीनों जो हमारे स्टेप्स हैं ये साइमल्टेनियसली टेकअप किए जाएंगे। उधम सिंह नगर जिले में संपूर्णता अभियान 2.0 की आज रुद्रपुर से शुरुआत हुई। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि नीति आयोग के निर्देश पर संपूर्णता अभियान 2.0 का शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से आकांक्षी जनपद और आकांक्षी विकासखंड के तहत 6 संकेतांकों का चयन किया गया है, जिनमें से 4 स्वास्थ्य, 1 शिक्षा और 1 पशुपालन को सम्मिलित किया गया है। 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक सभी संकेतांकों को पूर्ण रूप से संतृप्तिकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान यहाँ पे जो भारत सरकार द्वारा पूरा चलाया जा रहा है, ये हमारा 28 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक पूरा चलना है। इसमें इस दौरान हमारे 6 इंडिकेटर्स हैं जिनको पूरा करना जा रहा है। इसमें 4 इंडिकेटर स्वास्थ्य के हैं, 2 इंडिकेटर्स हमारे एक CVO साहब से जो पशु चिकित्सा अधिकारियों से संबंधित है, और एक हमारा इंडिकेटर शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत दोनों हम लोग इंडिकेटर्स को संतृप्तिकरण करने के लिए कल हमारी किक ऑफ बैठक हुई थी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, आशा कार्यकर्तियों को भी ट्रेन किया गया। कार्यक्रम में विधायक शिव अरोरा ने कहा कि नीति आयोग के संकेतांकों में पिछड़ी जनपद व ब्लॉक को भारत सरकार आकांक्षी जनपद और ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिसमें उधम सिंह नगर और विकासखंड गदरपुर शामिल है। संपूर्णता अभियान 2.0 उसके निमित्त आज बैठक की गई। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी के नेतृत्व में सभी प्रशासनिक अधिकारियों की, सभी विभागों की टीम है, और जितने भी पैरामीटर्स का जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित किए गए हैं, उन पैरामीटर्स में संपूर्णता लाने के लिए, उन्हें पूर्णता आच्छादित करने के लिए आज संकल्प व्यक्त किया गया, शपथ ली गई। रुद्रप्रयाग नगरपालिका धोयेली मोहल्ले में भालू दिखने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। मोहल्ले की महिलाएं खेत में घास लेने गई थी। इस दौरान उनको वहां भालू नजर आया। सभी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। एक ओर भालू नजर आ रहे हैं, वहीं जंगली सुअर भी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे दिन इन्होंने भी वहाँ आवाज़ जैसे समझी उसकी सुअर की, तो ऐसे हम सुअर की बात कर रहे थे तो ऊपर से जैसे पत्थर बाजने की आवाज़ आई, तो हमने कहा कि आज भी है, तो हम तीनों एकदम से चिल्लाने लग गए और ऊपर की तरफ भागे। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसने कहा कि रुक क्या है ये, कि देखते हैं हम। तो जैसे ही हमने देखा उसको, तो ऊपर से हमने पूरा देखा उसको ऊपर से आते हुए, तो
तो हमने पहले ऐसे समझा कि सुअर है, लेकिन जब हमने रास्ते में उसके हाथ देखे तब हमें पता चला कि ये भालू है। तब वो नीचे जाते समय उसने आवाज़ निकाली, जब वो नीचे जा नहीं पाए रास्ते से तो उसने आवाज़ निकाली और नीचे जाते समय हमने उसके पूरे हाथ उस पूरा देखा हमने कि ये भालू है। हाँ भालू देखे गाँव में और फिर अगड़े दिन भी गोणो छ ना शब्द तो मैंने इन जाने सुंगुरेगी भान रहे हम थे मैं 2-4 लोड़ी में बोली बात इन में भूकणू सो जन कुत्ते जा रही हूँ मैं वो बांदर भी नहीं हमें ढूंगा डांगा फिर भूकी सु असु जप जप वो जाइए हम तो बालू गिरे और आज जाइए सनमुख दिए कि गोंगे नजीक है सब हम मची कोई घर कोई लोड़ी तो जाइए नहीं डरो तो बंद विभाग मैं सुरक्षित सुंगुरे तो हम लोगिन वेगिन बकले वेगिन पुंगड़ी पाटे से पानी डाल दिखाना चन। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही क्षेत्र में टीमें तैनात कर दी गई हैं। लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पालिका क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। पौड़ी जिले के लैंसडाउन क्षेत्र के बरसवार गांव में 25 जनवरी को एक मासूम बच्ची को गुलदार ने शिकार बना लिया था। घटना के बाद वन विभाग ने 2 पिंजरे और 17 कैमरे लगाकर टीम तैनात की थी। एक पिंजरे में लगभग 8 साल की मादा गुलदार कैद हो गई, जिसे रेस्क्यू कर चिड़ियाघर भेज दिया गया है। लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी जीवन मोहन दगाड़े ने बताया कि घटना के तुरंत बाद टीम तैनात की गई थी। कैद हुई गुलदार के सैंपल और घटनास्थल के नमूने लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि ये वही तेंदुआ है जिसने बच्ची की जान ली थी। कल रात को लेपर्ड पिंजरे में आ गया और हमने उस पिंजरे में जो लेपर्ड आया है उसको रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर में भेज दिया गया है और चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में अभी वो उसको ले लिया गया है और जो फैमिली है उनको अभी 3 लाख का जो फर्स्ट पैसा जो देना होता है 1/3 वो दे दिया है और जो बाकी बचा है वो जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स आएंगे बैंक अकाउंट और वगैरह तो हम बाकी पैसे भी दे देंगे। अभी इसमें जो हेयर सैंपल हमने लिए थे उस बच्ची की बॉडी से और जो लेपर्ड पकड़ा है उसके सैंपल, ये दोनों सैंपल WI में जाके मैच हो जाएंगे। अगर मैच होंगे तो सेम लेपर्ड है, अगर मैच नहीं होंगे तो हमें फिर उस टाइम तक हमें एक टीम वहीं पे रहेगी। अभी मृतक बच्ची के पिता जितेंद्र कुमार ने बताया कि गांव में अभी भी गुलदार का आतंक बरकरार है। कल रात भी 2 गुलदार नजर आए थे। ग्रामीणों ने पूरी रात जागकर गुजारी। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द गांव और आसपास के क्षेत्रों में और पिंजरे लगाए जाए ताकि घूम रहे अन्य 2-3 गुलदारों से छुटकारा मिल सके। सामने जमरानी गाँव है, वहाँ भाग गया। उसके बाद वहाँ उन्होंने पटाखे किए, फिर वो इधर ही आ गया जहाँ हमारी बच्ची फेंकी गई थी। वो इधर घूमता रहा काफ़ी देर, फिर वहाँ जहाँ पिंजरा लगा हुआ जंगलात का जहाँ बाघ पकड़ा गया था वहाँ भी घूमा थोड़ी देर और यहाँ काफ़ी 2:30-4 बजे तक परेशान किया उसने। कमरा खाली नहीं, आप देख सकते हैं, ये सब खाली कर दिया। प्लान कर रहे हैं और मजबूरी है, प्लान करना पड़ेगा, बच्चे बाघ से थोड़ी ना मरवाने हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.4% तक रहने का अनुमान। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बोले, शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन दे रही सरकार। होटलों में 50% की मिलेगी छूट। बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थल गुलजार। चारधाम यात्रा में मंदिर परिसरों में रील और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध की तैयारी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन प्राथमिकता। ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान। 484 शिविरों के माध्यम से 3,89,868 लोगों को मिला लाभ। और देहरादून में प्लास्टिक मुक्त अभियान को मिलेगी गति। 50 जगहों पर लगेगी ऑटोमेटिक बॉटल क्रशर मशीनें। रिसाइकिल प्लास्टिक से बनेगी सजावटी वस्तुएं।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।